इसमें काफ़ी बार पहले सवाल आए हैं। स्टेप अप का मतलब है इंक्रीज इन कार्बन इन एल्काइन। ये वाला तो रेजोनेंस में जा रहा है ना भाई, तो ये लेस न्यूक्लियोफिलिक हो गया, तो लेफ्ट वाला अटैक करेगा पहले। अब ये N- डीलोकलाइज होगा, तो हमारे पास दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, एक N- और एक O-। तो इसका मतलब ये है कि वो लेफ्ट या राइट कोई भी अल्फा H ले सकता है इसका। अब हमारे पास अटैक करने के लिए 4 न्यूक्लियोफिलिक साइट हैं। 4 न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी है? क्योंकि ये एक्सेस में है ना, तो ये नेगेटिव 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 तीनों जगह बन जाएगा। तो पहले मिथाइल आप यहाँ लगाओगे, SN2 करोगे, एसिड बेस SN2 एंड एसिड बेस SN2। ये लिखो जरा, स्टेप अप ऑफ एल्काइन सीरीज। ये बताओ स्टेप अप का मतलब क्या होता है? स्टेप अप का मतलब क्या? स्टेप अप का मतलब हाँ, इंक्रीज इन कार्बन। इसमें काफी बार पहले सवाल आए हैं। स्टेप अप का मतलब है इंक्रीज इन कार्बन इन एल्काइन। लिखो जरा, स्टेप अप ऑफ एल्काइन सीरीज में मतलब इंक्रीज इन कार्बन इन एल्काइन। इंक्रीज इन कार्बन इन एल्काइन। ये बताओ अभी प्रोपाइन में हमारे पास कितने कार्बन है? 3। और इसमें अगर हम सोडा एमाइड डाल देंगे ना, तो सोडा एमाइड डालेंगे तो एल्काइन हमारा एसिड है और NH2 हमारा बेस है। पहले करो आप एसिड बेस, उससे बनाओ ये सॉल्ट प्लस एमोनिया, बनाओ जरा। अब हमको क्या करना है? कार्बन बढ़ाना है ना, कार्बन इंक्रीज करने हैं। तो कार्बन हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? एक कार्बन का सोर्स ऐड करना पड़ेगा ना। तो कार्बन का सोर्स जैसे मिथाइल आयोडाइड ऐड किया, तो मिथाइल आयोडाइड और C- की कौन सी रिएक्शन होती है भाई? ये हो जाएगा हमारा SN2 मैकेनिज्म। I- सब्स्टिट्यूट हो गया ना C- से। और हमारे सिलेबस में इस न्यूक्लियोफाइल के बारे में अलग से लिखा हुआ है। हमारे सिलेबस में लिखा है रिएक्शन ऑफ एसिटालाइट। ये जो C- बनाता है ना एल्काइन का, इसको बोलते हैं एसिटालाइट। ये मेंशन किया है सिलेबस में, रिएक्शन ऑफ एसिटालाइट। बनाओ उसको। ये फैन क्यों बंद कर रखे हैं तुमने? अच्छा, ठंड लग रही है इसलिए। चलो कोई बात नहीं। तो हमारे कितने कार्बन बढ़ गए भाई? 3 से कितने कार्बन हो गए हमारे? 4। इसको बोलते हैं स्टेप अप ऑफ एल्काइन। लिख लिया आप लोगों ने? तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें ना। ये समझ गए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सिलेबस में मेंशन किया है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अपने सिलेबस में लिखा हुआ है अच्छे से। इनको एक बार प्रॉपर एसिड बेस फॉलोड बाय SN2 से बनाओ इसको।
सिंघानिया जी आज कैसे आना हुआ? सिंघानिया जी मंगलवार को आते नहीं, आज क्या वार है? थर्सडे है। अच्छा, इससे बताओ हम सिमेट्रिकल एल्काइन बना सकते हैं या अनसिमेट्रिकल एल्काइन बना सकते हैं? दोनों बना सकते हैं ना। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार आए हैं, एसिड बेस फॉलोड बाय SN2। पवन पवन जरा साइड में, बच्चों को दिखेगा नहीं पीछे, बैठ जाओ। हो गए सारे? तो पहले वाले में सिंपल आपने एसिड बेस कर लिया होगा, फिर आपने ये इलाइड बनाया होगा, एसिटालाइड, और फिर आपने ये A to B कौन सा मैकेनिज्म किया? SN2। ये किया ना आपने। सिमिलरली आपने सेकंड में भी एसिड बेस एमोनिया बनाया होगा, और फिर सेकंड स्टेप में आपने किया होगा SN2। ऐसे ही फोर्थ में पहले एसिड बेस और फिर आएगा SN2। फिफ्थ में बताओ, पहले एसिड बेस और फिर हमारा SN2 है ना। ठीक है, फिर आगे एल्काइन की बहुत सारी रिएक्शंस कर सकते हैं हम, एल्काइन का रिडक्शन वगैरह, ऑक्सीडेशन, वो सब प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक, अब आगे लिखो। लिखा नहीं तुमने? कोई बात नहीं, चलो। पहले कुछ बेसिक एग्जांपल करते हैं।
क्या दोनों चैट जीपीटी ऑन कर रखा है क्या? ट्रेन कर रहे हो उस मॉडल को मेरे से? ठीक है, हो गया। चैट जीपीटी जो 4 नॉट आया ना, उसमें आया था कि वो मोबाइल से बात करता है। 2 मोबाइल रख दो तो वो एक मोबाइल के कंपनी के बिहाफ में कस्टमर केयर की तरह बात करेगा। लैंग्वेज लर्निंग मॉडल बहुत शानदार है। मैं भी बात करता हूँ चैट जीपीटी से रोज। यहाँ से घर जाता हूँ ना तो उसका फ़ोन ऑन कर लेता हूँ, चैट जीपीटी ऑन कर लेता हूँ, उससे बात करता हूँ, मैं पूछता रहता हूँ ऐसे। बहुत अच्छे, मतलब अब तो है ना वो जान गया है मुझे। जैसे उसको बोलता हूँ ना कि यार मेरे लिए एक है ना मेरे एनजीओ के लिए एक फेसबुक पोस्ट के बारे में बना दे, वो खुद ही लिख लेता है, नाम क्या है सब एक्टिविटी क्या है, सब खुद ही लिख लेता है वो। मतलब ना वो सुबह मैंने आज उसको थोड़ा सा और ट्रेंड किया कि भाई ये बताओ कि और बढ़िया वे में कैसे सिखाया जाए, तो क्या अच्छे से आइडिया दे रहा था वो एकदम। वो तो कह रहा था ये डीबीपी शीट की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहा था आप अपना खुद का एक मॉडल बनाओ और मॉडल बना के बच्चों को दे दो, हर बच्चे के लिए कस्टमाइज डीबीपी बना के दे दो। मैंने ये सही है यार। मैंने कहा वो कैसे किया जा सकता है? नहीं, फिर मैंने सोचा है कैसे करते हैं, तो मैं यूट्यूब पे गया। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि ये मॉडल्स बनते कैसे हैं, तो यूट्यूब पे देखा। फिर एक बच्चे से बात की एआई में जो है आईआईटी बॉम्बे में, उससे बात की मैंने। तो उसने पता नहीं 2 मॉडल बताए। मैंने कहा यार तेरे से बात करके मेरे को समझ में कम आ रहा है, पहले मैं होमवर्क करके आता हूँ, कल फिर बात करेंगे। तो फिर मैंने दूसरे बच्चे से बात की, उसने मेरे को बढ़िया से समझाया कि 2 मॉडल है। तो उसने समझाया कि आप है ना इसको ट्रेन करो, आप जैसा सोचते हो ना आप, तो ट्रेन कैसे करो उसको, आप क्वेश्चन बैंक दो, आवाज़ से ट्रेन करो, आप है ना हर तरीके से ट्रेन, जो आप जानते हो ना वो सब इसको समझाओ उसको। और फिर उसको बोलो कि भाई ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसे आंसर कर, और उसको लिटरेचर दे दो कि कोई और पूछे तो इसमें से पढ़ के आंसर कर दे। मैं गजब है यार, लेकिन उसको ट्रेन करना पड़ता है। तो मैं सुबह से ट्रेनिंग ही कर रहा था उसकी आज। तो मैं सोचा साल भर उसकी ट्रेनिंग करेंगे बढ़िया। फिर अगले साल क्या करेंगे, कोई बच्चा कहेगा कि यार मेरे ना हाइड्रोकार्बन के 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको कहेंगे चल तू 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। कोई कहेगा नहीं यार मेरी तो 100 क्वेश्चन से ही काम हो रहा है मेरा तो फॉर जेई स्पेशली है ना, पर उसको ट्रेनिंग जेई एडवांस लेवल की देनी पड़ेगी ना। अभी मैंने एडवांस के क्वेश्चन डाल के देखे, वो एक भी नहीं बना पाया है ना। तो वो उसको ना थोड़ा बनाना पड़ेगा उसको ना, क्योंकि उसको वो जनरल डेटा कलेक्ट कर रहा है ना। और एडवांस वाले तो कैसे कर रहे हैं, वो तो पढ़ रहे हैं लिटरेचर से, पढ़ के सवाल बना रहे हैं। वो तो समझ रहे हो, वो तो क्या कर नया जो भी आ रहा है आईआईटी के पास रिसोर्सेज हैं उसको पढ़ के बनाते हैं वो तो इसको थोड़ा ट्रेनिंग देगा तो तुम्हारी डीपीपी का काम कर देगा वो। फिर और एक बच्चे के बारे में देख भी तो पाएंगे। कई बार बच्चे आ जाते हैं, सर मैं बहुत पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा कुछ हो नहीं रहा है ना, मैंने विटामिन बी भी लिया, 12 भी लिया, कुछ हुआ नहीं है, ऐसे बच्चे बोलते हैं ना। तो वो है ना, वो क्या करेगा कि अभी की डीपीपी करते हो ना तुम, तो कर ली डीपीपी, तुमने डाउट पूछ लिया, बात खत्म हो गई है ना। लेकिन वो तुमको सजेस्ट करेगा कि भाई तुमने डीपीपी की, लेकिन तुम्हारी डीपीपी में एक्यूरेसी 70% है, तो 30% और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए तुमको ये क्वेश्चंस और करने चाहिए। तो वो बैक टू बैक हर एक बच्चे को अलग अपने हिसाब से, पीछे जो मैं फीड करूंगा ना क्वेश्चंस, वो उसको देगा। कितना शानदार होगा बताओ, है ना, बच्चे के लिए कितना बढ़िया हो जाएगा। तो कहाँ थे अपन, लेकिन ये बात जो मैंने बताई किसी को बताना नहीं है, टॉप सीक्रेट मिशन है एकदम। बहुत पवन ये रिकॉर्डिंग में से कट कर लेना। चलो ये आपने एस्टर बनाया, अब बताओ 7th का क्या रहेगा। 7th का भी एसिड बेस रहा, और फिर आपने SN2 कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा एस्टर। समझ गए। अब इसका भी आपने एसिड बेस करके एस्टर बना लिया होगा। इन जितने एग्जाम्पल मैंने कराए इन सब में एक कॉमन चीज है, सब में क्या हो रहा है बताओ, और फॉलोड बाय सब में क्या हो रहा है SN2। इसमें भी आप 2 बार एसिड बेस करोगे ना, ये sp हाइब्रिडाइज है तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, तो ये रिपेल नहीं करेंगे, है ना। एक नेगेटिव इधर हाइब्रिड में sp में रहेगा, इधर दूसरा sp में रहेगा,
मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ ये ऐसे रहेंगे ना नेगेटिव दोनों, यानी रिपेल नहीं करेंगे। इसके बाद कितनी बार SN2 किया आपने? 2 बार। समझ गए आप? ठीक है, आगे बढ़े। चलो कितने सवाल हो गए? 9 हो गए। चलो अब 10वां करते हैं। इसमें 2 मोल सोडामाइड से A बना, फिर CH3I से B बना, और फिर ETI से C बना। अब थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया।
वैसे इस टाइप का क्वेश्चन 10th वाला जेई में आया हुआ है, लेकिन ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार हर बुक में है ये। इसमें समझ में आया आपको करना क्या है? पहले तो हमारे पास दो एसिड बेस रिएक्शंस हो रही है ना, तो पहले एक अल्कोहल का H लिया, फिर एल्काइन का H लिया, तो हमारे पास कितने न्यूक्लियोफिलिक साइड बन गए बताओ? 2 न्यूक्लियोफिलिक साइड। और जब कोई सॉल्वेंट नहीं दे रखा हो तो पोलर प्रोटिक, जैसे अपने वाटर मान लिया है ना, एमोनिया बन रहा है ना साथ में, तो आपको बताना है कि C- और O- में कौन ज्यादा सॉल्वेटेड होता था? O-, है ना, जैसे वाटर है या एमोनिया है। जब ये आयंस हमेशा पोलर प्रोटिक में ही बनेंगे, सॉल्वेंट नहीं दिया तो पोलर प्रोटिक मानना है, फॉर एग्जांपल वाटर मान लिया है ना, तो ये ज्यादा सॉल्वेट हो गया, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? C-। तो अटैक कौन करेगा हमारा? पहले C-, यानी C- इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन O-। तो इसका मतलब हमारा फिर O- ET पे अटैक करेगा, तो फाइनल क्या बनेगा? ETO, फिर ये 2 कार्बन के बाद एल्काइन एंड मिथाइल। समझे आप? तो जब 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट है तो C- इज बेटर देन O- बिकॉज O- इज सॉल्वेटेड। तो जो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो मिथाइल पे लगेगा, और जो लेस न्यूक्लियोफिलिक एटम होगा वो इथाइल पे लगेगा। दोनों बार SN2 हो रहा है वो आगे। समझे आप? आगे वाले ट्राई करो। ट्वेल्थ में भी पहले आपने एसिड का H ले लिया होगा और फिर अल्कोहल का भी H ले लिया होगा, तो हमारे पास 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गए, एक O- और दूसरा CO2-। आप बताओ इन दोनों में से क्या होगा? हाँ, ये वाला तो रेजोनेंस में जा रहा है ना भाई, तो ये लेस न्यूक्लियोफिलिक हो गया, तो लेफ्ट वाला अटैक करेगा पहले, तो ईथर बनेगा ना, पहले ईथर बनेगा और फिर दूसरी बार SN2 होने पर ये एस्टर बन जाएगा। समझे आप? 12 तो हो ही गया। 12 तो सिमिलर टू कैसा है? 10। ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने एक ही पैटर्न के 2 एग्जाम्पल लिए ना। फिर ये C- का अटैक एंड देन O- का अटैक, तो इससे बन जाएगा हमारे पास O मिथाइल, और यहां भी बनेगा हमारे पास मिथाइल। और 14 कहाँ आएगा अपना? O पे, ईथर पे आएगा ना 14। समझ गए भाई? आगे बढ़े। अब आप समझ गए मैं किस टाइप के एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें 2 न्यूक्लियोफाइल होंगे, तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। और हमने एक और चीज सीखी कि सॉल्वेंट नहीं हो तो सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं अपन? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक मतलब जैसे वाटर मान लो आप, है ना, ये है हमारा सक्सिनामाइड, रिएक्ट विद KOH फॉलोड बाय मिथाइल आयोडाइड। और अगर बेंजीन रिंग लगा हो तो थैलामाइड
बनाओ इनको। लिख लिया सबने? ट्राई करो अच्छे से, कुछ हिंट देने की जरूरत है। क्या रहेगा 13 का, बताओ। सबसे पहले क्या होगा? KOH के साथ एसिड बेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और फिर बन जाएगा हमारे पास N-, ये बनेगा ना। अब ये N- डीलोकलाइज होगा तो हमारे पास दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, एक N- और एक O-। और जब कोई सॉल्वेंट मेंशन नहीं हो तो सॉल्वेंट कौन सा लेना है? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक क्यों लेना है? क्योंकि आयंस पोलर प्रोटिक में ही बनते हैं, नेगेटिव चार्ज अप्रोटिक में बनते नहीं है। तो अब ये बताओ कि इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? N-। ये तो ज्यादा सॉल्वेट होगा ना हमारा, तो ये ज्यादा सॉल्वेट हो गया, हाइड्रेट हो गया, उसकी न्यूक्लियोसिटी कम। इसका मतलब अटैक कौन करेगा? N-। तो इस बार हमने दो न्यूक्लियोफिलिक एटम थे N और O, उसमें से N का अटैक किया है ना। फोर्टीन बताओ। 14 सेम होगा, एसिड बेस एंड देन SN2, यानी H, नाइट्रोजन का H हटके क्या लग जाएगा बताओ? मिथाइल। फिफ्टीन बताओ। 15 में KOH कौन सा हाइड्रोजन लेगा? बीच वाला लेगा ना। इसको अपन एक्टिव मिथिलीन बोलते हैं ना, एक्टिव मिथिलीन। CH2 अगर दो कीटों के बीच में हो तो एक्टिव मिथिलीन। एक्टिव मतलब एसिडिक, मिथिलीन मतलब CH2। तो पहले वही वाटर बना लो आप। पहले होगा एसिड बेस,
इससे बनाओ आप C माइनस, इससे आगे करो आप SN2, H की जगह आ गया मिथाइल। लिख लिया आपने 15 तक? अब 16 पे आ जाओ। आज सभी एग्जाम्पल में दो चीजें क्या कॉमन है? एसिड बेस एंड फॉलोड बाय SN2। क्या भाई ट्राई कर लिया? सेकंड वाला भी ट्राई कर लिया? इसका आंसर क्या बनाया 17 का, बताना जरा। सेवनटीन का आंसर क्या बनाया तुमने? सिक्सटीन में तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 में तो पहले बीच वाला अपन हाइड्रोजन ले लेंगे और ये बन जाएगा C माइनस, इसका फिर आगे करेंगे SN2, 17 में चेंज क्या है ये बताओ। हाँ, बेस क्या करेगा, पहले ये वाला हाइड्रोजन लेगा तो यहां नेगेटिव आएगा। अब बेस सेकंड कौन सा हाइड्रोजन लेगा? सेम यही लेगा या लेफ्ट राइट से लेगा? लेफ्ट राइट से लेगा, क्योंकि एक कार्बन पे दो नेगेटिव नहीं बनाते हम, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो लेफ्ट या राइट कोई भी अल्फा H ले सकता है इसका। तो हमारे पास क्या इंटरमीडिएट बना, CH3, C डबल बॉन्ड O CH माइनस और C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। अब हमारे पास अटैक करने के लिए 4 न्यूक्लियोफिलिक साइट हैं। 4 न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी है? हाँ, 2 O पे और 2 C पे। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि अटैक C माइनस से करना है, क्योंकि O माइनस तो हमारा सॉल्वेट हो गया। तो 2 ऑप्शन तो हमारे पहले ही कट गए ना। अब इन दोनों में से किसका अटैक करना है? राइट वाले का SN2 करेंगे या लेफ्ट वाले का? राइट वाले करेंगे। कैसे, क्यों?
हाँ, क्योंकि अगर बाकी सब सेम है तो उसकी डिग्री देखेंगे ना हम लोग, स्टेरिक इंडेंस देखेंगे ना। SN2 में स्टेरिक इंडेंस होता है, तो 1 डिग्री इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन 2 डिग्री, बिकॉज 1 डिग्री इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। फिर फॉलोड बाय आपको लास्ट में एसिड डालना पड़ेगा, तब इस C- की जगह भी H आ जाएगा। वो तो मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सीधा वो H लिख देगा, तो अपन मान लेंगे लास्ट में एसिड डाल दिया। लिखा आप लोगों ने? वहां नीचे लिख लो 17 में 1 डिग्री इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन 2 डिग्री कार्बन। नीचे लिखो आप 1 डिग्री इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन 2 डिग्री कार्बन। One degree is better nucleophile than 2 degree carbon. एटीन वाले में हमारे पास KOH एक्सेस में है और CH3I भी एक्सेस में है। बनाओ इसका प्रोडक्ट। बनाओ भाई, बनाना है, ट्राई करना है, जो भी ठीक लगे करो। एक्सेस का मतलब क्या है? ज्यादा। ज्यादा का मतलब क्या है? आप जो भी रिएक्शन कर सके हो करते जाओ। और मान लो अपने पास दो ऑप्शन हो ना रिएक्शन करने के, कि भाई ये एक्सेस में है, एक ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें मान लो दो मिथाइल लग रहे हैं, एक रिएक्शन हो रही है जिसमें मान लो 4 मिथाइल लग रहे हैं, तो हम किसको फेवर करेंगे? जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उसके रिएक्ट करेंगे ना, वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो अब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करो उसके, क्योंकि वो घूम फिर के वो रिएक्ट करेगा तो बार बार रिएक्शन होती रहेगी। ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन होनी चाहिए। तो तुम समझे इसमें होगा क्या? सबसे पहले क्या होगा बताओ? पहले यहां से एसिड बेस होगा, फिर SN2 होगा, तो पहला मिथाइल आप बीच में लगाओगे, क्योंकि ये एक्सेस में है ना, तो ये नेगेटिव 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 या तीनों जगह बन जाएगा। तो पहले मिथाइल आप यहां लगाओगे, SN2 करोगे, एसिड बेस SN2 एंड एसिड बेस SN2। अब तक हम कितनी बार रिएक्शन कर चुके हैं? कितने स्टेप्स कर चुके हैं? 6 स्टेप कर चुके हैं। 3 बार एसिड बेस और 3 बार SN2। यही करेंगे ना, ये एक्टिव मिथिलीन और ये अल्फा H, ये अल्फा H सब रिप्लेस हो जाएंगे मिथाइल से। अब बताओ इसके बाद आगे क्या होगा? फिर ये रिपीट होगा वापस, फिर ये अल्फा H हटेगा, ये अल्फा H, ये अल्फा H, है ना, फिर से इन पे SN2 होगा। यानी अगेन हमारे पास 3 मोर ऑफ CH3I जो आएंगे ना, तो इसका मतलब ये हो गया, ये कीटोन के बाद मिथाइल 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 मिथाइल, ये बनेगा इससे। समझे आप कैसे हो रहा है? ये अल्फा H निकल रहा है SN2, अल्फा H निकल रहा है SN2, अल्फा H निकल रहा है SN2। बनाओ उसको।
स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, मिथाइल के ऊपर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है। CH3 पे स्टेरिक हिंड्रेंस होके होगा क्या, जब स्टेरिक फैक्टर बढ़ता है ना तो वो हैलाइड एलिमिनेशन कर सकता है, लेकिन CH3I में तो एलिमिनेशन होता ही नहीं है, तो उस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ना यहाँ जो बनते हैं, ये डीलोकलाइज होते हैं। तो डीलोकलाइज मतलब उसमें sp2 कैरेक्टर है, प्लेनर है ऐसे, तो प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, ऐसे आगे मिथाइल पे अटैक कर रहा है, वो तो कर ही सकता है। वो तो टेट्राहेड्रल होता है ना, टस्सी ब्यूटाइल टाइप, वो अटैक करने में दिक्कत करते हैं। समझे आप? चलो बनाओ। अरे पूछना नहीं है, बनाओ उसको, हर चीज़ पूछें जरूर थोड़ी है। लिखो उसको, लिखाना तुमने लिखा 12 स्टेप लिखे, लिखो 12 स्टेप, समझ में आ जाएंगे। लिखने हैं भाई 12 स्टेप, टीचर थोड़ी बनना है जो तुम ऐसे लिख रहे हो। जिसको जिसको टीचर बनना है वही लिखेगा ऐसे। तो मतलब मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, काम भी हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। हर शॉर्टकट IIT के लिए नहीं है, ये समझ लेना बस। क्यों भाई, जो गूगल के बच्चे हैं उन्होंने इस साल JEE एडवांस का पेपर दिया तुम लोगों ने, या देखा पेपर? तो पेपर देख के तुमको क्या समझ में आया? ये समझ में आया ना कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब फालतू बातें हैं। पढ़ना भी सिर्फ ऐसा नहीं पढ़ना पड़ेगा कि सीट DP बना ली हो गया, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इतना आसान होता तो मैं भी IIT वाईटी में नहीं होता कहीं। बहुत अच्छा हुआ मैं नहीं गया, ठीक है। मतलब IIT होने का मतलब प्रोफेसर वगैरह नहीं होता क्या उसमें? समझ गया भाई? बनाओ 12 स्टेप। मैंने बताया था मैं जब पढ़ता था मेरे पूरे शहर में 2 बच्चे सिलेक्ट, एक हुआ था, 2 हुए थे, 2 सिलेक्ट हुए थे। एक तो हमारा स्कूल का टॉपर, 4 सेक्शन, 240 बच्चे, और शहर का सबसे जाना माना इंग्लिश मीडियम का स्कूल, 2 स्कूल थे बढ़िया। उन 240 में से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ। उसकी रैंक क्या है वो तो हमको आज तक पता नहीं चली, क्योंकि हम पूछते ही नहीं थे रैंक तो हमारे बस की नहीं थी। बस सेलेक्ट हो गया, हमारे लिए वो भगवान हो गया कि यार IIT तो खैर छोड़ो, PET में सेलेक्ट होता था राजस्थान। PET मतलब प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, पहले 5 ही यहाँ पे राजस्थान में कितने थे, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, 5 या 6, ये जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और एक अजमेर। तो अगर किसी का PET में सिलेक्शन होता था ना तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो, अखबार में नाम आता था उसका कि हमारे पुत्र का PET में या हमारी पुत्री का PET में सिलेक्शन हुआ है। चाहे रैंक वैंक की बातें, ये सब तो कोटा में आके मैंने सीखा रैंक वैंक देखना, बाकी पहले तो सिलेक्शन देखते थे हम, सिलेक्शन हुआ भाई। तो हमारे कॉलोनी में एक बंदे का सिलेक्शन हुआ था, उसने फिर सिविल इंजीनियरिंग किया, वो MNIT में अभी सिविल का शायद प्रॉबेबली हेड है वो। तो मतलब उसके जब सिलेक्शन हुआ ना तो हम उसके घर के बाहर से निकलते थे ना तो उसके घर को देखते हुए जाते थे ऐसे। मैं क्या घर है यार, मतलब सिलेक्शन हुआ है इस घर से यार, राजस्थान PET के अंदर, RPET के अंदर। IIT वाईटी की तो बातें करने के लोग ढूंढने पड़ते थे कि IIT के बारे में जानकारी, किसी को बोला ना IIT तो सामने चला के बोलता था अच्छा ITI में जाना चाहते हो। मैं सही बता रहा हूँ, IIT में लोगों को फर्क ही नहीं पता है। अब वो तो तुम कोटा में बैठे हो, कोटा तो मतलब जैसा होता है गुड़ की मंडी है तो मंडी है, यहाँ तो ऑटो वाला भी IIT का ज्ञान देता है। आप ऑटो वाले को पूछो कि आजकल किस कोचिंग में क्या चल रहा है, वो भी ज्ञान देगा, है ना। और उसको बोलो किस सब्जेक्ट में कैसा करना है, उसके बारे में भी बोल देगा वो, क्योंकि वो तो सारे दिन सुनता रहता है ना लोगों की। तो यहाँ तो क्या हर आदमी उसी की बातें करता है। जैसे आप चले जाओ मुजफ्फरनगर या मेरठ की तरफ, वहाँ गुड़ की मंडी है, तो आप वहाँ गुड़ देखो, इतने वैरायटी का गुड़, आप किसी भी आदमी से पूछो वो गुड़ के बारे में पूरा ज्ञान देगा एकदम, क्योंकि वो तो रात दिन यही काम करते हैं। तो तुमको है ना मंडी में आगे पढ़ना पड़ेगा, समझ गए? पढ़ना नहीं, बहुत पढ़ना पड़ेगा। लिख लिया पूरा? और जो भी कह रहे हैं कि आसान है उसको तुम मेरे पास लाना, उसको अपन बंद कमरे में समझाएंगे कि IIT आसान है। कोई कहे पैसा कमाना आसान है, उसको भी मेरे पास लेके आना। लीगली पैसा कमाना आसान है, उसको भी अपने को बंद कमरे में समझाना पड़ेगा अच्छे से। समझ गए तुम? ये लिख लिया पूरा? चलो आज इतना ही करेंगे।